सो हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने कम करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होने वाला है, इस चीज को हम जानने वाले हैं। मतलब इन चीजों को हमने ब्रीफ में तो पढ़ा हुआ था प्रीवियस वीडियोस में, सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किए थे, लेकिन आज हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलग अलग मटेरियल्स के लिए। ठीक है ना? अच्छा, फॉर्मुलेट वगैरह भी करेंगे तो टेंशन मत लो। ठीक है, सारी चीजें आपको आराम से हो जाएंगी। देखो, पहली चीज मेरी समझो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो सेम होता है। क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो सेम होता है। अगर मैंने रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन कर ली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, तो वो रेजिस्टिविटी के लिए निकल गई, या फिर मैं उल्टा बोल दूं कि रेजिस्टिविटी के लिए मैंने कैलकुलेशन कर दी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए, तो वो रेजिस्टेंस के लिए निकाल दी मैंने। क्लियर है इतनी बात? अच्छा देखो, वैसे तो मैंने आपको कई बार पढ़ा हुआ है और आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो बोला सर इस बार मत बताना, काफी पक चुके हैं हम एक ही डिफरेंस सुन गए, है ना। तो चलो एक बार और आप हमें बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या बोलते हैं? करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। तो हमारा वायर कितना भी हो, हमें इससे कोई लेना देना होता है क्या रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टिविटी जब भी मुझे कैलकुलेट करनी होती है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या? रेजिस्टिविटी का मतलब भी रेजिस्टेंस ही होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं रेजिस्टिविटी, तो हमारे जो वायर की लेंथ है वो 1 यूनिट होनी चाहिए, और वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं क्या बोलूंगा कि रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी वायर के अंदर जो रुकावट क्रिएट हो रही है करंट के रास्ते की, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर। ठीक है ना? चलो तो देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेजिस्टेंस, आप जानते हो इन सारी चीजों को, लेकिन अब इनको जो है ना समझने की कोशिश करना। ठीक है ना? हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे मुझसे क्या? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। लेकिन क्या इस फॉर्मूले को देख करके मैं टेम्परेचर से जुड़ी हुई बातों को कैलकुलेट कर पाऊंगा? नहीं। क्या मैं इस फॉर्मूले को देख करके रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहूं, या रेजिस्टेंस के बारे में, टेम्परेचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना चाहूं, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। क्लियर है ना? अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रेजिस्टेंस का दूसरा वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे कि R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। ये फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ेगा। बोला सर ये तो बहुत बड़ा है, इसको तो हमें याद भी नहीं आ रहा है, इसको हमने डिराइव कैसे किया था। तो एक काम करते हैं, पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। क्लियर है? फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेंगे आपका, और चलो इसको डिराइव करें। ठीक है ना? तो I इज इक्वल टू, देखो ये चीज अलग है, ये तो हमें डिराइव करना है। I इज इक्वल टू NEA BD होता है नहीं होता? ये चीज हमने पढ़ी है। N क्या है? लिखते चलो। N क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। N क्या है? बोला फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं हमारे उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्लियर है इतनी बात? E क्या है? बोला E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या है? बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। BD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? तो I इज इक्वल टू NEA VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने डिराइव किया हुआ था फॉर्मूला, जो कि है हमारा E इंटू E टाउ अपॉन M। ये चीज हमने निकाली हुई थी। ठीक है भाई, टाउ क्या होता है यहाँ पे? टाउ क्या होता है? बोला रिलैक्सेशन टाइम। टॉर्क तो नहीं है, क्या होता है? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। बात करते हैं आगे, ये क्या चीज है ना। चलिए, तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर AE टाउ अपॉन M। ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है, ये हम जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L। ठीक है ना? तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर E की जगह हम क्या लिख देते हैं? मतलब V अपॉन L। ठीक है ना? इनटू में दिया है M, और ये रहा टाउ। ठीक है, मुझे क्या निकालना है भाई? रेजिस्टेंस का मतलब क्या? V अपॉन आई। तो मैं इस I को अपॉन में ले जाता हूं इसके। ठीक है ना? इस V को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, I को मैं अपॉन में ले आया, और बाकी सारी चीजें मैंने शिफ्ट करा दी। ठीक है ना? इसका इंटू यहां हो गया और इसका नीचे। ठीक है, तो NE स्क्वायर टाउ A। क्लियर है? तो ये क्या है मेरा? रेजिस्टेंस।
V अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मैं रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकालता हूं वो क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। R इज इक्वल टू, देखो मैंने निकाल दिया, ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। क्लियर है, ये मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालना चाहूं तो कैसे निकाल लूं, आप मुझे बताओ, क्या आपको इतनी बात समझ में आ पा रही है। इस चीज को तो हमने अलग से डिस्कस किया हुआ था, है ना, काफी सारे डेरिवेशन पड़े हुए थे। इस R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस R की जगह मैं ऐसा नहीं लिख सकता, रो L अपॉन ए लिख सकता हूं ना। अच्छा देखो यहां से ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। यहां से मैं देखूं तो a से a कैंसिल हो रहा है, l से l कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे मुझे समझ में आ गया कि रो की जो वैल्यू निकल रही है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू निकल रही है वो है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। तो देखो जब मैंने रेजिस्टिविटी निकाली, क्या निकाली, जब मैंने, सॉरी a से तो a कैंसिल हो गया ना, जब मैं रेजिस्टिविटी निकाली तो ये जो L है और A है ये कंसीडर हो गए ना, इसमें कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ हो गया ना। तो देखो, तो मैं क्या बोलूं कि जब मैं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि रेजिस्टिविटी के लिए मैंने अगर कैलकुलेशन कर ली, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकाल दिया, तो वही किसके लिए हो जाएगा, वही हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर है ना। अच्छा देखो, बात समझ गए, क्लियर। देखो तो अब यहां से एक काम करते हैं, इस रेजिस्टिविटी को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, दोनों सेम चीज है। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। ये टाउ क्या है, ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर ये कंडक्टर है, हमारे पास अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी सारे आयंस हैं, एटम्स हैं, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, जब हम, जैसे मान लो आप देखते हो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ड्यू टू टेम्परेचर मतलब थर्मल एनर्जी मिलती है, तो फिर क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इन आयंस के अंदर मैं ऐसा बोलूँगा रैंडम मोशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से जल्दी जल्दी टकराते हैं। पहले क्या होता था कि पहले ऐसा होता था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराना चाहता है तो फिर क्या होगा कि ये ऐसे टकराएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो थर्मल एनर्जी मिलने के कारण से इनकी वेलोसिटी, इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो ये जल्दी टकराएंगे यानी कि ज्यादा रुकावट होगी, जल्दी टकराएंगे ना। पहले जो है ना 1 सेकंड में 5 बार टकराते थे, अब 1 सेकंड में 10 बार टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले जो है ना ये ज्यादा टाइम तक रिलैक्स कर पाते थे, अब ये जल्दी टकरा जाते हैं। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलूंगा कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा जल्दी कोलिजन होंगे तो रिलैक्स जो है ना ये कम टाइम तक कर पाते हैं, ठीक है। इतनी बात ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हमें क्या समझ में आता है कि रिलैक्सेशन टाइम अगर कम, पहले जो है ना ये ज्यादा रिलैक्स करते थे, अब ये जल्दी टकरा रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम, जल्दी टकरा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि रेजिस्टेंस अब ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो मेरी जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वो ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम चीज है ना, लेकिन अलग अलग मेजरमेंट के लिए। चलिए देखो, तो बात इतनी क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां से देखूं, इस फॉर्मूले से देखूं, तो यहां से अभी तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। इस फॉर्मूले से देखूं, क्योंकि हमें सिंपल ये सारी बातें लॉजिकली तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से बताएंगे तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं, इस फॉर्मूले से देखूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या समझ में आता है कि m, देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, आप इसको लिख लो, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं या कम करता हूं तो क्या इलेक्ट्रॉन के मास पर या फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर कोई भी इफेक्ट होगा? बोला कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करने वाली है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करने वाली है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर और आपका जो है ना
इस पर ये देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, चाहे टेम्परेचर कम करो चाहे ज्यादा करो, ठीक है। अब देखो तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर और रिलैक्सेशन टाइम पर। अच्छा देखो, रिलैक्सेशन टाइम तो हम समझ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझते हैं ना। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है ना इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसका मतलब है n। अच्छा देखो, तो अगर मैं बात करता हूं मेटल्स के लिए, मैंने आपको एक नंबर बताया था, कितनी होती है भाई, 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, है ना, कितना होता है 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि n की जो वैल्यू होती है फॉर मेटल्स कितनी होती है, 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप खुद से सोचो, क्या इस वैल्यू में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ करके जा सके, है ना। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो ज्यादा वाइब्रेशन करेगा, एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशन करेगा। अगर हमने उसको एनर्जी और प्रोवाइड की तो फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी मिल जाने पर वो इलेक्ट्रॉन अपने जो है ना एटम को छोड़ सकता है ना। ज्यादा एनर्जी, जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देगा, ठीक है। तो देखो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, दैट मींस जो n की वैल्यू है, वो n की वैल्यू बढ़ सकती है, यानी कि बढ़ जाती है। लेकिन ये वैल्यू कितनी बढ़ जाती होगी, क्या हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करें या फिर इसको कंसीडर करें, क्या हम इस n की बढ़ी हुई वैल्यू को नेग्लेक्ट करें या फिर कंसीडर करें। तो होता क्या है, 10⁻28 एक बहुत बड़ा नंबर है ना, दैट मींस बिलियन में, मिलियन नहीं बिलियन में, है ना, दैट मींस अरबों में है, ठीक है। तो जब ये नंबर जो है ना ये बिलियन में है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और अगर जो है ना 1 आध 2 हजार 4 6 10 हजार 20 हजार या 50 हजार इलेक्ट्रॉन्स जो है और ज्यादा भी फ्री हो गए, तो अरबों में ये जो चीज है उसमें अगर 1 आध 2 4 लाख अगर इलेक्ट्रॉन और बढ़ के आ जाएंगे तो उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ पा रही है आपको, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी अगर कंडक्टर के लिए, किसी मेटल के लिए भी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो n की जो वैल्यू है ना ये बढ़ती तो है, लेकिन ये जो इसकी ऑलरेडी जो वैल्यू है ना, ऑलरेडी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें ये इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कि इस वैल्यू में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी तो हम इसको भी एक तरह से कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, n को भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, कांस्टेंट। तो क्या बोलोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटल्स के केस में बढ़ती तो है, लेकिन इतनी कम बढ़ती है, इतनी नेग्लिजिबल बढ़ती है कि हम उसको जो है ना कंसीडर कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो देखो, तो रो किस पर डिपेंड करेंगे, किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगी रिलैक्सेशन टाइम पर। रो का मतलब क्या, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। बात क्लियर हो रही है, रो का मतलब क्या, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो अब देखो, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। रेजिस्टिविटी बढ़ी तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, ठीक है। तो यहां से हम पहला केस क्या कंसीडर करेंगे, फॉर मेटल्स। क्या बोलोगे, फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए क्या होगा, मेटल्स के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम तो ये आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। इस चीज को आप नोट करोगे अच्छे से, इस चीज को आप सारी बातों को समझोगे। चलिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ किस तरह से बनता है, इस ग्राफ में आप क्या लिखोगे, इस ग्राफ में आप लिख देना भाई ये ग्राफ दोनों के लिए है ना। बेसिकली हमारी बुक्स में जो है ना ज्यादातर ग्राफ में रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्राफ किसके लिए, अच्छा लेकिन का सवाल ही नहीं बनता, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना, कि ये ग्राफ आपका रेजिस्टिविटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सॉरी रो, ठीक है ना, रो और आर ये दोनों के लिए है। तो देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है,
ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है। इस तरह से जाने का मतलब सुनो, और ये लिखा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। देखो तो इनिशियली ये जो ग्राफ हमारी बुक्स में जो दिया हुआ है, ये ग्राफ है आपका लो टेम्परेचर के लिए। किसके लिए है? इनिशियली जब टेम्परेचर हमारा लो होता है। क्लियर है? तो देखो इस ग्राफ में क्या, इस ग्राफ की कंडीशन क्या कि इनिशियली जब टेम्परेचर आपका जीरो था तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू थी वो भी जीरो थी, क्योंकि हम जानते हैं, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। देखो सारी चीजें आपके दिमाग से ना उड़ जाएं, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो कि जब हमारा जो टेम्परेचर था, जब हमारा टेम्परेचर जीरो था, जीरो मतलब आप इसको जीरो केल्विन समझ लो, तो आप ये मानो कि जीरो केल्विन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। जीरो केल्विन पर इलेक्ट्रॉन वगैरह किसी का जो मूवमेंट है वो नहीं होता, ठीक है। मूवमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आराम से जैसे मान लो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वैसे जो है ना हमारा करंट बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, यहाँ पे कंडीशन ये बनी कि जीरो केल्विन पर जो है ना जरा भी रेजिस्टिविटी मतलब जरा भी जो है ना आपका रेजिस्टिविटी नहीं, क्योंकि रुकावट नहीं, तो रुकावट नहीं तो उसका मतलब क्या? रेजिस्टिविटी नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है मेटल्स के केस में कि यहां से आप देखोगे कि जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी विद राइज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ी। देखो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ पे देखो कि रेजिस्टिविटी में जो चेंज आया वो कैसा आया? एकदम अचानक से बहुत तेज चेंज आ गया, ठीक है। तो क्या बोलोगे? इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है कैसा है? नॉन लीनियर है। कैसा है? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है ना, फॉर मेटल्स के लिए इन इनिशियल स्टेट, इन इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात? नाउ तो अब बात करेंगे किसके लिए? अब बात करेंगे आप सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए? अच्छा, सेमीकंडक्टर से पहले एक चीज और देखें, अलॉयज के लिए, ठीक है ना। अलॉयज में क्या इफेक्ट होता है? तो देखो ध्यान रखना, ध्यान रखना, अलॉयज जो होते हैं, अलॉयज जो होते हैं, आपको इस चीज को ध्यान देना है तरीके से कि अलॉयज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है ना, अलॉयज, या मैं ऐसे बोलूं रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज, क्या बोलूं मैं? रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ alloys are independent of temperature, ठीक है ना। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो अलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड टाउ। तो टेम्परेचर, अगर आप अलॉय का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या टाउ की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होगा? क्या N की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा? बोला होगा, होगा। देखो अगर मैंने टेम्परेचर, अलॉय जो है ना कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, अलॉय का मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल्स, है ना। चलो बात समझो। तो देखो पहली चीज हम अलॉय को और क्या कहते हैं? अलॉय को बात सुनो, अलॉय को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है ना, हाई रेजिस्टिविटी वायर, हाई रेजिस्टिविटी वायर, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो क्या होता है कि अलॉय में भी ऐसा ही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है ना हम ऐसा बोलते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम मान लो थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, और जो N की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, जैसे अलॉय में भी क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कम होना और बढ़ना, ये जो कम होना और बढ़ना इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। कैसा होता है? इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जैसे मान लो N के कारण से, मतलब N बढ़ा, N के कारण से रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है ना, और आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया जिसके कारण से रेजिस्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई। तो हम देखते हैं कि आपस में एक दूसरे को दोनों ने कैंसल आउट कर दिया। क्लियर है ना? चलिए देखो, तो बात समझ में आई इतनी आपको? तो हम क्या बोलेंगे, जो अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात? तो देखो पहली चीज, अच्छा तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो इसकी हेल्प से, अब ये क्वेश्चन आता है आपसे कई बार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर अलॉय वायर आर यूज्ड इन फिजिक्स,
ठीक है ना, या फिर वेयर रेजिस्टेंस वायर और हाई रेजिस्टिविटी वायर आर यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, तो आप इसमें जो है लिख सकते हो अलॉय वायर और हाई रेजिस्टिविटी वायर आर यूज्ड इन मेकिंग रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स बनाना, रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है कि हम डिजायर्ड रेजिस्टेंस हमें मिल पाएगी। क्या मिल पाएगी? देखो हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखो अभी पोटेंशियोमीटर हमारे इसी चैप्टर में पोटेंशियोमीटर हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर हम जो यूज करते हैं किस वायर को? रेजिस्टेंस वायर को। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जो हम मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? मीटर ब्रिज में भी हम किस वायर को यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आपका रेजिस्टेंस वायर। किस से बने होते हैं? ये बने होते हैं, मतलब यह है आपका कॉन्स्टेंटन या फिर हम बोले मैंगनीन। ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा कौन सा? नाइक्रोम वायर यूज होता है। नाइक्रोम वायर वही वायर है, कभी आपने जो है ना आपके घर में कभी हीटर लगाओ तो आपने उस पर खाना वाना बनाया हो, ठीक है, तो वही नाइक्रोम वायर है ना। निकेल क्रोमियम आयरन का ये अलॉय है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वायर का यूज कहाँ होता है? जितने भी हमारे जो उस तरह के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए होते हैं फिजिक्स की लैब में, जिनमें जो वायर यूज किया था रेजिस्टेंस वायर, वो कांस्टेंट मैग्नीन और नाइक्रोम वगैरह का होता है। क्लियर है? अच्छा अब इन्हीं वायर को यूज क्यों किया जाता है? अलॉय वायर को यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि अलॉय वायर ऐसे वायर होते हैं जिनका जो है ना टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आता, है ना। कंसीडरेबल चेंज नहीं आता, ऐसा चेंज आता जो कि एकदम नेग्लिजिबल हो। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो एक चीज आप याद रखोगे, आप इन सारी चीजों को नोट कर पाओगे। ठीक है, इस ग्राफ में आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखोगे। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे यहां पे आपने देखा था ना कि 0 डिग्री, मतलब जैसे आपने देखा कि 0 केल्विन पर इसकी रेजिस्टिविटी 0 है। देखो 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी भी 0, लेकिन हम देखते हैं कि ये आपका रो और आर के लिए, ठीक है ना, और ये है आपका टेम्परेचर। लेकिन हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी अलॉय वायर की 0 केल्विन पर भी अगर हम देखें, कहां पे? 0 केल्विन पर भी देखते हैं तो इसके पास रेसिडुअल रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? रेसिडुअल रेजिस्टिविटी, यानी कि इसके बाद अगर आप देखोगे कि 0 केल्विन पर भी कुछ रेजिस्टिविटी होती है अलॉय वायर के अंदर। ठीक है ना। चलिए और एक चीज और कि यहां पे देखो ये रैपिड, ये क्या हुआ? देखो रेजिस्टिविटी रैपिड, अचानक से जो है ना फास्टर रेट के साथ देखो बढ़ी, यहां पे फास्ट रेट के साथ बढ़ी। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी धीमे धीमे, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात? यानी कि टेम्परेचर देखो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और रेजिस्टिविटी की वैल्यू में उतना चेंज नहीं आ रहा। देखो टेम्परेचर यहां से लेके यहां तक बढ़ गया और रेजिस्टिविटी केवल यहां से लेके यहां तक बढ़ पाई। ठीक है ना, बात समझ गए आप? तो ये हुआ आपके अलॉय वायर के लिए। कहां तक हुआ? अलॉयज के लिए रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर है इतनी बात? आप इन चीजों को नोट करना हो तो प्लीज इसको फास्ट नोट करो, है ना, फिर इसको हटाते हैं। हो गया नोट? देखो इसमें नोट करने को वैसे तो कुछ नहीं है। अब देखो आगे बढ़े, लेकिन पहले ये बताओ इसमें कोई परेशानी अभी तक? बताओगे नहीं? काफी कम लोगों ने अभी तक हमको ये सारी बातें बता पाते हो। बोला सर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, जो कुछ भी हो क्लियर करना, ठीक है ना। बाद में अपन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे पास मेटल्स और अलॉय के अलावा तीसरा मटेरियल है जो कि हमारा सेमीकंडक्टर, क्या? सेमीकंडक्टर, है ना। तो सेमीकंडक्टर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, देखो तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो देखो सेमीकंडक्टर हमारी यूनिट है। समझ पा रहे हो कि जब मॉडर्न फिजिक्स में पहुंचेंगे तो सेमीकंडक्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी यूनिट है। लेकिन मतलब सेमीकंडक्टर अगर हमसे पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे किसी से? बोला सर ये यूनिट है ना। इस चीज को हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना, कई बार 2-3 बार तो इन चीजों को डिस्कस कर लिया होगा ना। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर के, जैसे कि सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, ये आपके जो है ना ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है ये प्योर होते हैं। कैसे होते हैं? प्योर होते हैं,
ठीक है ना। प्योर का मतलब है ये नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं हमें, कैसे, नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। बोला सर क्या बता रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको इतनी सी चीज बताऊं कि अगर मैंने कहा कि सेमी कंडक्टर, तो सेमी का मतलब है आधा, कंडक्टर हम समझते हैं, है ना। तो सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर। आधा कंडक्टर का मतलब क्या होता है, आधा कंडक्टर का मतलब ये होता है भाई सेमी कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है कि अगर हम ऐसा बोलें कि 0 केल्विन पर ये जो है ना, 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर अप्रोक्स आपका जो है ना 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर है वहां तक पहुंच जाए, तो ये इंसुलेटर से बदल के ये कंडक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कंडक्टर। यहां पर होता क्या है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसा होता है, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें जो है ना इनिशियली जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने एटम को छोड़ करके चले जाएं, दैट मीन्स फ्री हो जाएं। तो क्या बोलोगे, लो टेम्परेचर पर, है ना, लो टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो एन है, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है ये बहुत 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 ज्यादा कम होती है, ठीक है ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो फिर जो है ना करंट कैसे फ्लो होगा। इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर पर इसकी करंट कम फ्लो हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी कम है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। किसका टेम्परेचर बढ़ाया, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का। जब मैंने इनका टेम्परेचर बढ़ाया तब क्या हमें देखने को मिलता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और उनको एनर्जी मिल जाने पर क्या हो जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। नहीं समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो अपने एटम को छोड़ के फ्री हो जाते हैं और करंट बनाने लगते हैं। तो क्या बोलोगे, तो फिर आप ये बोलना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा यूं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो नंबर डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर कुछ कोई ना कोई तो हुआ कि फ्लो होने वाला, यानी कि करंट जो है ना, करंट बढ़ जाएगा। बात समझ गए, करंट बढ़ा तो फिर क्या हो जाएगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो चीज कम हो जाएगी। इसी चीज को मैं अपने फॉर्मूले से भी देख सकता हूं। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n टाउ, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टाउ। n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर देखो n बढ़ गया, n बहुत ज्यादा बढ़ा, इसके इनवर्स में ये है ना, तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। समझ गए, मतलब रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा सर, हाँ जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो कोलिजन तो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो कोलिजन तो होगा, जिससे जो है ना ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये भी इफेक्ट होगा। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट बनाते हैं, यानी कि पहले जो n की वैल्यू थी वो बहुत 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 ज्यादा कम थी, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना जब हमने टेम्परेचर दिया तो ये जो n की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसके कारण से हमें इस रिलैक्सेशन टाइम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज एकदम साफ साफ होती है, इस चीज को तो हमें मैथमेटिकल प्रूव करने की भी जरूरत नहीं होती। ये चीज तो एक ऐसी होती है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें अपने आप से करंट फ्लो होने लगेगा, है ना, जब हम उस पर फ्लो कराएंगे तब। समझ पा रहे हो, तो ये तो एकदम विजिबल है, तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने दिमाग लगा लिया, जब ये चीज विजिबल है, हमारी फिजिक्स की लैब में इस चीज को प्रूव किया, डेली लाइफ में प्रूव हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्यों दिमाग लगाना, है ना। तो फिर हमने सोच लिया और टेम्परेचर बढ़ाने पे n की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उस पर मैं दिमाग भी नहीं लगाना। बात क्लियर है इतनी, ठीक है ना। तो हमने सोच लिया कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल पे के टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे, अच्छा देखो, रेजिस्टिविटी कम होती है ना, एक बार फिर सुनो, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में क्या हुआ, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ी ना, कंडक्टिविटी बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो ना, रेजिस्टिविटी कम हुई। तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो सेम है। ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ यहां पे बना देना, ठीक है ना। देखो तो कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसे बनेगा, ये इस तरह से। क्लियर है तेरी बात,
क्लियर है? तो देखो ये ग्राफ बन गया कि भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम हो रही है। रेजिस्टिविटी कम यानी कि जो कंडक्शन है वो बढ़ रहा है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा देखो, तो सेम ये क्या है भाई, सेमीकंडक्टर्स के लिए है। अब इसी चीज को जो है ना बुक में किस तरह से लिखा होता है, तो सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर में भी क्या होता है, अच्छा इस इंसुलेटर में करंट फ्लो कराना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि सिर्फ आपको सेमीकंडक्टर बोल दिया, लेकिन अगर आपको इंसुलेटर आ जाए तो इंसुलेटर में भी आप यही समझोगे। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए इसके बाद एक चीज और जिसको हमें पढ़ना है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, मतलब हमारा जो है ना कोई भी एक्वा सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि हमने क्या पढ़ा, बोला बैटरी के अंदर, है ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो बैटरी में जो सॉल्यूशन होता है वो, जैसे कि आपका जो एसिड है H2SO4। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में क्या है भाई, H2SO4, इसका मतलब एसिड है ना। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर H+ आयन है और आपके SO4 आपका जो है ना ये SO4 आयन है, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि अगर मैंने कहा कि टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम मतलब आप ये समझ लो ठंडी में कोई भी चीज़ कैसे हो जाती है, मतलब चिपक जाती है ना, गाढ़ी हो जाती है ना। इसका मतलब क्या होता है कि पास में आ जाती है, विस्कस हो जाती है। कैसे हो जाती है, विस्कस हो जाती है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, जो आयंस हैं वो पास में होते हैं, आपस में एक दूसरे से ज्यादा टकराते हैं। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, क्या बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो थिन हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा कि नॉन विस्कस हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, सॉल्यूशन आपका थिन हो जाएगा। सॉल्यूशन थिन हो जाएगा तो जो आयंस वगैरह हैं, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्यूशन थिन हुआ। थिन होने का मतलब है कि जो आयंस वगैरह हैं वो दूर हो गए। तो अगर उन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो वो आपस में एक दूसरे से कम टकराएंगे, क्योंकि वो दूर हो गए। तो क्या बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ा देने से जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो कैसे हो जाती है, इसके अंदर कम हो जाती है ना, क्योंकि आयंस वगैरह दूर हो जाएंगे तो टकराएंगे कम, दैट मींस रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम तो फिर रेजिस्टिविटी भी कम। बात क्लियर है इतनी? तो यही जो ग्राफ है आपका वो सेमीकंडक्टर के लिए भी है और यही ग्राफ आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है। क्लियर इतनी बात? अच्छा देखो, अब आपको देखो इतनी बात समझ में आ गई, तो एक बार इसको हटाते हैं और एक छोटी सी बात, यहां से डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। यहां से डेरिवेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पर कुछ जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे ही बनेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। इसको हटाते हैं एक बार। रेजिस्टिविटी देखो, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। क्लियर है? अब देखो बात को सुनना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। अब ये अल्फा क्या होता है इसको जानो, लेकिन उससे पहले बहुत छोटी सी बात, मैंने कहा अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, क्या बोला, अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो हमारा चाहे कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर, उनकी रेजिस्टेंस में उनकी रेजिस्टिविटी में चेंज तो आता है। क्या बोला मैंने, चाहे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में चेंज आता है। क्लियर है ना? अच्छा देखो कि अब इस चेंज को हम किस तरह से जो है ना लिखते हैं, एक बार और सुन लो, ठीक है ना। देखो अगर मैंने कहा कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, पहले आप लिखें यहां पे इन केस ऑफ मेटल। अच्छा बोला सर हमने ये पढ़ लिया, आगे बढ़ जाए क्या? नहीं, एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, सुनो। टेम्परेचर अगर हम बात करें मेटल में, तो अगर हम मेटल में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो हमारी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि जो हमारा जो अल्फा जो है ना वो पॉजिटिव है। अल्फा का मतलब है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कि थर्मल का टेम्परेचर में अगर हमने इंक्रीमेंट किया, दैट मीन इंक्रीज किया, और अगर आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है तो फिर आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, है ना। अल्फा क्या है इस चीज को भी समझाते हैं, पहले आप इस चीज को लिखो, ठीक है। दूसरी बात आप यहां पे लिखो सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर के लिए क्या है भाई, सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे केवल तभी करंट उसमें फ्लो होता है ना। तो टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, है ना। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, डोपिंग वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस की डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है किसी मटेरियल की तो वहां पे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है। जबकि हम बात करते हैं अलॉयज की, तो अलॉय में आप देखते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस में जो बढ़ाना, अच्छा देखो बढ़ाना कम करना एक ही चीज है, ठीक है ना। तो बात सुनो, तो मेन हमारा जो फोकस है वो चेंज करने से, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से हम देखते हैं कि अलॉयज की जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, है ना। दैट मीन्स नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अलॉय के लिए जो अल्फा की वैल्यू है अप्रॉक्स टू जीरो है। कैसी है, अप्रॉक्स टू जीरो। क्लियर है तेरी बात, लगभग जीरो, 0.1, 0.001, क्लियर है तेरी बात। अब देखो बात को सुनना, अब हम पहुंचते हैं कि अल्फा क्या होता है। अल्फा का मतलब है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मेटल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो मेरे पास कोई एक मटेरियल है, अगर मेरे पास जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, कितनी, 1 ओम। मैंने क्या किया, मैंने जो है ना इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और मैंने देखा कि 1 ओम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अब रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आएगा उसको मैं अल्फा बोलूंगा। क्या बोलूंगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, 1 ओम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आएगा मैं उसको अल्फा बोलूंगा। तो एक बार और सुनो इसको, मैंने कहा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या, तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि 1 ओम की रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आएगा उस वैल्यू को हम बोलते हैं अल्फा। क्लियर है। तो हमने कहा कि 1 ओम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से कितना चेंज आ गया, लेट्स से अल्फा। क्लियर है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैंने टेम्परेचर डेल टी बढ़ाया होता तो मैं क्या बोलूं कि चेंज इन, अच्छा इसको हम डिफाइन भी करेंगे अभी, चेंज इन 1 ओम, अच्छा चेंज इन रेजिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं हम, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम by या on increasing temperature 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है ना, 1 ओम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो अल्फा चेंज आया। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को यहां पे मैंने, ठीक है ना, डिट्टो साइन लगा दिया। अगर हम टेम्परेचर को कितना बढ़ा दें भाई, डेल टी डिग्री सेल्सियस अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें तो चेंज कितना हो जाएगा, है ना। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया अल्फा आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा 2 अल्फा हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा 3 अल्फा हो जाएगा। तो अगर मैंने डेल टी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि टी टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा अल्फा डेल टी। क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, अभी 1 ओम। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमने जो है ना 1 ओम का जो टेम्परेचर डेल टी टाइम बढ़ा दिया, ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया, अल्फा डेल टी। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, अगर मेरे पास जो रेजिस्टेंस होती क्या होती, चेंज इन रेजिस्टेंस ठीक है ऑफ आर ओम वायर। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ओम होती, उसका टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डेल टी, तो हमारी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता, तो क्या बोलोगे, आर इंटू अल्फा डेल टी। क्लियर है तेरी बात समझ गए। अच्छा देखो, मैंने बोला कि अगर ये रेजिस्टेंस मेरी आर नॉट होती ना, आर नॉट, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आर नॉट लगा देता, है ना। इनिशियल के लिए मेनली हम आर नॉट यूज कर लेते हैं, तो हमने ऐसा बोला। देखो एक बार फिर सुन लो, मैंने कहा 1 ओम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो चेंज आया अल्फा। अगर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस के अलावा जो है ना डेल टी बढ़ा देता तो अल्फा डेल टी हो जाता। अगर जो है ना 1 ओम की जगह आर नॉट ओम मेरी रेजिस्टेंस होती तो यहाँ पे जो है ना आर नॉट अल्फा डेल टी लिखते थे। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकला है चेंज। क्या निकला है, चेंज। अच्छा, चेंज निकल के आया ना, तो हम ऐसा बोलेंगे कि फाइनल या फिर न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या बोला कि यहां पर देखो इंक्रीमेंट हो रहा है,
क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो आर ओरिजिनल प्लस ये कितना हो गया, देखो ये बढ़ा ना, तो आपका आर नॉट प्लस अल्फा, दैट मीन्स आर नॉट अल्फा डेल टी। क्लियर है। इन केस ऑफ ये मेटल वाला केस हो जाएगा। अगर हम सेमीकंडक्टर के लेते हैं तो हमारा जो है ना ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है तेरी बात। हाँ, तो यहां से देखो आर न्यू, अच्छा आर न्यू को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आर न्यू को आप आर लिख दो सिंपल, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आर न्यू को हमने आर लिख दिया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, यहां से आर नॉट कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी। क्लियर है। अब देखो बात को सुनना, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इस वैल्यू को और निकाल सकते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से, हाँ जी, आर अपॉन, अच्छा इसमें कुछ चेंज आ सकता है क्या, हाँ जी देखो, हाँ आर अपॉन आर नॉट, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको देखो देखो, ठीक है, ये आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, देखो इसको माइनस में लाया मैं, आर नॉट अल्फा डेल टी। क्लियर। अब देखना यहां से क्या कर सकते हैं हम, इसको यहां से हम आर माइनस आर नॉट, इसको इसके अपॉन में भेजा तो ये आर नॉट हो गया, ठीक है। यहां से इसके डेल टी को अपॉन में भेजा, डेल टी को अपॉन में भेजा इसके, तो ये डेल टी अपॉन में आ गया इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आ गई, अल्फा की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई हमारे सामने, देखो अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल टी, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अगर मैं इस चीज को यहीं पे लिख दूं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है ना। तो हम यूनिट वगैरह भी यहीं पे लिख देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल टी, ठीक है। नाउ बात को सुनना, अगर मैं यहां से यूनिट को डिफाइन करूं तो कितनी हो जाएगी, देखो ऊपर रेजिस्टेंस की यूनिट, नीचे रेजिस्टेंस की यूनिट, तो रेजिस्टेंस की यूनिट से रेजिस्टेंस की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। देखो ऊपर रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा भाई, पर डिग्री, अच्छा देखो अपॉन में डिग्री सेल्सियस है ना, तो क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और आपका केल्विन इनवर्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ पा रही है, तो इसकी ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी चीज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखो आर माइनस आर नॉट का मतलब क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो क्या बोलोगे, अल्फा इज इक्वल टू, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज, दैट थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। एक बार फिर, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर है ना। अगर मैं इसी चीज को रेजिस्टिविटी के टर्म्स में डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट और आपका जो है ना डेल टी। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें हुई, ये आप इसको अच्छे से नोट करो। अब हम पहुंचने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्लियर है ना, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, नोट करो इसको फास्ट। ओके तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हम जो है ना 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो बात को समझना बहुत आराम से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ो आराम से, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है इसको समझो। द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर, हमारे पास एक प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि भाई प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर की रेजिस्टेंस चेक की, मतलब 5 ओम एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है, मतलब 5 ओम। क्लियर। इसके बाद हमने देखा बोला रेजिस्टेंस एट कितनी भाई, स्टीम पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो आई आपकी, स्टीम पॉइंट का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम कितने बनती है, बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, कितनी आ गई भाई, 5.4 ओम। क्लियर है। नाउ इसके बाद देखो, इसके बाद कहा गया कि जो हमारा थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर को हॉट बाथ के अंदर डुबाया गया, यानी कि आप पानी मान सकते हैं उसके अंदर, या फिर कोई और लिक्विड मान सकते हैं। तो जो है ना उसको एक कंटेनर में डुबाया गया और देखा गया कि
उस टेम्परेचर के कारण से इसकी जो रेजिस्टेंस हुई कितनी हो गई 5.9 ओम। हमें पता करना है कि जिस कंटेनर में ये डुबाया गया उसका टेम्परेचर कितना था, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 5.4 और अननोन टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है 5.9 ओम। तो हमें इस अननोन कैलकुलेट द टेम्परेचर, तो हमें इस अननोन टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, बोला अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू कितनी है, बोला 100, दैट मीन्स 100 ओम रेजिस्टेंस माइनस 0 ओम पे रेजिस्टेंस जितनी है इनटू मतलब अपॉन आर नॉट इंटू अल्फा सॉरी आपका जो है ना R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी का मतलब क्या, आपका जो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है ना। तो T2 माइनस T1 कर सकता हूं। अब देखो T2 माइनस T1, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है, बोला देखो आइस पॉइंट पे T1 कितना है, बोला 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आइस पॉइंट का मतलब क्या, T1, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू R एट 100, R एट 100 कितना हो गया भाई 5.4, ठीक है। तो 5.4 माइनस आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, आर नॉट पर ये 5 अपॉन आर नॉट की वैल्यू फिर से 5, T2 माइनस T1 कितना हो गया, बोला 100 माइनस 0, तो आपका 100 हमने रख दिया। बोला अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4 अपॉन 500, 0.4 अपॉन 500। आप इस वैल्यू को नोट करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसी के नीचे देखो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, बोला 0.4 अपॉन 500। अब देखो दूसरी कंडीशन बनाते हैं, सेकंड केस। अब अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू फिर से निकालेंगे, बोला आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो हमें देखो आर फाइनल मतलब दैट मीन्स आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी का मतलब क्या, फिर से भाई T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट मीन्स T, और T1 की वैल्यू तो क्या है अपनी 0, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर टी की देखो रेजिस्टेंस है, टी टेम्परेचर कितना मतलब 5.9 ओम रेजिस्टेंस है, तो 5.9 माइनस आर नॉट की वैल्यू है 5 अपॉन आर नॉट की वैल्यू है 5, टी टेम्परेचर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप जो है ना इसको क्या बना सकते हो भाई, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों अल्फा की वैल्यू है, ये भी अल्फा की वैल्यू, ये भी अल्फा की वैल्यू, तो कंपेयर कर दो दोनों अल्फा की वैल्यू को, कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। आमने सामने पुट कर दोगे तो 0.4 अपॉन 500 इज इक्वल टू, देखो माइनस करोगे तो 0.9 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 5t, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 100 बचेगा, 100 का इंटू वहाँ हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 100 का इंटू 0.9 से होगा तो ये 90 अपॉन 0.4, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ से ये आपका ये इतना हो गया। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना होने वाला है, ये आपका देखो ये कैंसिल करोगे 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका फिर से 2 बचेगा, ठीक है। हाँ जी, तो करीब आपका 225 हो रहा है ये, है ना, ठीक है ठीक है। तो आपका 225 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 225 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है 2500। देखो तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई कि भाई इतने टेम्परेचर पर, दैट मीन्स ये 225 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये वैल्यूज हमारी होने वाली है रेजिस्टेंस की। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। तो इसको आप नोट करना चाहो तो इसको फास्ट नोट करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारी बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आराम से समझना है, ठीक है ना। यहां से जगह बना लेते हैं, देखो अब देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। बोला गया है करंट थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 0.7 एम्पियर करंट फ्लो होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस पे कितना करंट फ्लो होगा ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा कैसे निकालेंगे, बोला फिर से एक ही चीज लगाएंगे, बोला अल्फा इज इक्वल टू आपका जो है ना R100 माइनस आर इनिशियल, है ना, तो आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी का मतलब क्या है, डेल टी का मतलब T2 माइनस T1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 100 माइनस 0, दो टेम्परेचर दिए इनिशियल कंडीशन में, मतलब 100 माइनस 0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, मैं इसको बोल सकता हूँ 100, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये आपकी इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ
सेकेंड इक्वेशन क्या बनाए, बोला सेकेंड इक्वेशन बनाओ ये वाली केस के लिए, बोला अल्फा इज इक्वल टू आर 1200 फाइनल कंडीशन माइनस सबसे जो पहली कंडीशन है इनिशियल वो कितनी है, बोला आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू कितना हो जाएगा डेल टी। डेल टी का मतलब क्या, हम इन दोनों को देख रहे हैं तो डेल टी कितना हो जाएगा, बोला 1200 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोला सेकेंड केस। बात समझ गए, बोला जब हमने पहली कंडीशन ली तो इन दोनों को कंसीडर किया क्योंकि पहली कंडीशन में पहले केस में ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है, दूसरे केस में ये इनिशियल और ये वाला फाइनल। अब ठीक है ना, अब देखो तो दोनों अल्फा की वैल्यू को आप कंपेयर करो, दोनों अल्फा की वैल्यू कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों अल्फा की वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपको मिलने वाला है भाई आर 100 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां पे देखो आर 1200 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 1200, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है ना, ये इंटू में ये वाला आर नॉट ये वाला आर नॉट मत उड़ा देना, ठीक है। देखो तो आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर 1200 माइनस आर नॉट, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं अब यहाँ से, अब देखो हम समझते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ से कर सकते हैं, नाउ देखो ऐसा कर सकते हैं हम इसको, इस 12 को ऊपर ले जाएं, इस 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बोला 12 इज इक्वल टू आर 1200 माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट। क्लियर है तेरी बात, मैंने इस 12 को यहाँ पे लेके आया, इसको नीचे ले आया, इसके ध्यान से देखो 12 इज इक्वल टू ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोला V अपॉन आई, तो V देखो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, लेकिन टेम्परेचर बदल रहा है जिसके कारण से करंट बदल रहा है, तो हमने क्या बोला V अपॉन आई, ये 1200 है ना 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो V अपॉन आई एट 1200 डिग्री सेल्सियस ये हमें निकालना है, माइनस आर नॉट को क्या लिखेंगे, V अपॉन आई नॉट, ठीक है ना, दैट 0 डिग्री सेल्सियस पे, अपॉन आर 100 को क्या लिखा, V अपॉन आई 100 माइनस यहाँ पे क्या लिखा, मतलब V अपॉन आई नॉट। क्लियर है, नाउ देखो ध्यान से क्या करना है अपन को, हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि सारे V को कॉमन लेंगे और सारे V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाले V कॉमन लिया, नीचे वाले V कॉमन लिया, V से V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा वाला 12 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई 1200 माइनस 1 अपॉन आई नॉट। क्लियर है, देखो अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 1 अपॉन आई 100 माइनस 1 अपॉन आई नॉट। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं इसका यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, बोला 12 इंटू 1 अपॉन आई 100 माइनस 1 अपॉन आई नॉट। बात समझ में आ पा रही है आपको, देखो ध्यान से 1 अपॉन आई 1200 माइनस 1 अपॉन आई नॉट, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जैसा का ऐसा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो 12 अपॉन आई 100 की वैल्यू देखो, करंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, एम्पियर है ना, तो करंट है, मतलब 1 अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना करंट, 0.7 एम्पियर माइनस, अब देखो 1 अपॉन आई नॉट, 1 अपॉन आई नॉट का मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे करंट कितना, तो 1 अपॉन 1, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू देखो ध्यान से, आई एट 1200 डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो आई 1200 हो गया माइनस आई नॉट का मतलब क्या है, बोला 1 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे करंट कितना था, बोला ये था, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, तो यहाँ से अपन ऐसा बोल सकते हैं, बोला 12 पॉइंट हटाऊंगा मैं तो ऊपर एक 0 पहुँच जाएगी, तो 10 अपॉन 7 माइनस आपका जो है ना 1 अपॉन 1 है, तो ऐसा कर लेते हैं, बोला ये आपका 1 बच रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से देखो 1 अपॉन आई 1200 माइनस 1 बच रहा है, ठीक है ना। नाउ इसको सॉल्व करें, बोला 12 इंटू 10 माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू आई अपॉन 1200 सॉरी 1 अपॉन आई 1200 माइनस 1,
तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 12 3 जा 10 माइनस 7 बचेगा, कितना हो जाए 3 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 36 यहाँ से 36 अपॉन 7, 12 का इंटू 3 36 अपॉन 7 इज इक्वल टू, अच्छा देखो एक काम करें, इस -1 को इस साइड ले जाएं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो +1 इज इक्वल टू 1 अपॉन I एट 1200। क्लियर है तेरी बात। नाउ एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा, 36 प्लस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन I एट 1200। क्लियर है तेरी बात। देखो 43 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन I 1200। दोनों को रिवर्स कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, बोला इसको रिवर्स करोगे तो I एट 1200 इज इक्वल टू 43 अपॉन 7 भी रिवर्स हो जाएगा, तो 7 अपॉन 43 एम्पियर ये हमारे करंट की वैल्यू हो गई। क्लियर है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको दिमाग चलाते हुए चलना है, ठीक है ना, तब जाकर के आपसे इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़े। देखो प्रैक्टिस आपको बहुत सारे क्वेश्चन ही करनी है ना, प्रैक्टिस आपको काफी सारे क्वेश्चन ही करनी है, तब जाकर के आपसे अच्छे से क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, क्योंकि क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे उसके बाद अगर नहीं बनता तो जरूर आपको पूछना है, ठीक है ना। नाउ हटा दें इसको। देखो एक क्वेश्चन और है, ये बहुत आसान है, अगर आपने नोट ना कर पाया तो प्लीज आप इसको जो है ना एक बार रिवाइंड करके नोट करो, ठीक है ना, एक बार इसको नोट करो, ठीक है। ये तो हट गया, लेकिन आप कैलकुलेशन आगे कर सकते हो। देखो ना, देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ना आराम से, बहुत सिंपल है। अगर आप ना पढ़ पा रहे हो तो हम आपको पढ़ के सुना दें और आप उसको नोट कर लो। कैलकुलेट दैट टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर becomes 20% more than its resistance at 27 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर सुन लो, कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, ठीक है, एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर becomes 20% मोर देन इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, कितना पहले से टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इस 27 डिग्री सेल्सियस पर कुछ रेजिस्टेंस होगी जो कि है हमारी कितनी भाई, लेट से R1 रेजिस्टेंस। कितनी रेजिस्टेंस है, लेट से आपकी रेजिस्टेंस हो गई R1, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस हो गई। तो हमें निकालना है कि कितने टेम्परेचर पर, यानी कि कितने टेम्परेचर पर T2, कितने टेम्परेचर पर जो हमारी रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस R2 पुरानी वाली की 20% ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स R1 प्लस 20% ऑफ R1। देखो लिखा हुआ है 20% मोर देन का मतलब क्या, R1 प्लस 20% ऑफ R1, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, R1 प्लस 20% का मतलब क्या, तो 20/100 इंटू R1। तो हम इसको टोटल मतलब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोला 1.2 R1। क्लियर। तो देखो मुझे क्या मिल गया, बोला R1 की वैल्यू पता है, बोला R1 की वैल्यू है R1, R2 की वैल्यू है 1.2 R1, T1 की वैल्यू पता है, कितनी बोल दूं मैं इसको, केल्विन में कर दूं इसको। अच्छा देखो जरूरी नहीं होता केल्विन में करूं, लेकिन मेरे पास अल्फा की वैल्यू केल्विन में दी है, तो T1 की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन। यानी कि जो भी रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस पे थी उसकी जस्ट डबल, उसका 20% ज्यादा रेजिस्टेंस अगर हो जाए तो टेम्परेचर कितना होगा। क्लियर है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। बोला कैसे, तो अल्फा इज इक्वल टू, सिंपल आपको क्या रखना है, बोला R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल टी, R1 डेल टी, डेल टी का मतलब क्या, T2 माइनस T1, है ना। ये चलता है अपना, अल्फा की वैल्यू देखो 2 इंटू 10⁻⁴ ये दी हुई है, इज इक्वल टू R2 की वैल्यू देखो, R2 की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 1.2 R1, तो 1.2 R1 माइनस R1 की वैल्यू है R1 अपॉन R1 की जगह R1 इंटू T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू में निकालनी है और T1 की वैल्यू दी है आपको 300 केल्विन, तो T2 माइनस 300 केल्विन। क्लियर है। अब देखो 2 इंटू 10⁻⁴ और ये आपका जो है ना 1.2 R1 माइनस R1 कितना हो जाएगा, तो
2R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस 300 केल्विन। R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका पॉइंट हटेगा तो नीचे आपको कितना आ जाएगा, बोला 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो आपको 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 टू द पावर -4 इस 10 का, अच्छा देखो इस 10 का इंटू कर दो ऊपर ये यहाँ से, तो आपका ये 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस 300, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर लो, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस 300, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व और कर लें आराम से तो हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो 1 अपॉन ये इतना दिया हुआ है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो 10 टू द पावर -3 दिया ना। अच्छा देखो 10 टू द पावर -3 का मतलब समझते हो, 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या होता है, देखो 10 टू द पावर -4 इंटू 10 हो गया, 10 टू द पावर -3 हो गया, 10 टू द पावर -3 का मतलब 1 अपॉन 10 टू द पावर 3। क्लियर है तेरी बात ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो कैसा हो जाएगा, देखो T2 माइनस 300 है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं यानी कि पलट दूं तो T2 माइनस 300 इज इक्वल टू, तो फिर इसको भी पलट दूंगा मैं, ये नीचे है 10 टू पावर 3, ये ऊपर हो जाएगा 10 टू पावर 3, ठीक है। या इसका मतलब क्या 1000, 10 टू पावर 3 का मतलब क्या 1000, T2 माइनस 300 इज इक्वल टू 1000 केल्विन। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 प्लस का हो जाएगा उस साइड जाके, तो 1300 केल्विन। क्लियर है तेरी बात। आप बात को समझ गए तो बस ये चीज आप याद रखोगे कि T2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1300 केल्विन। तो 1300 केल्विन वो टेम्परेचर है जब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उसका 20% ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है आपको। तो इस तरह से आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या कैसी क्या कंडीशन है आपकी और कितना समझ में आया आपको, कितना समझ में नहीं आया, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि ना आने का कोई चांस बनता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात कहूँगा और पढ़ते रहें, आराम से खुश रहें। थैंक यू सो मच।